रानी आज बहुत अच्छे मूड में थी। आखिर हो भी क्यों ना, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर जेल जैसे स्कूल से छुट्टी जो मिल गई थी, वो जीवन के उस मोड़ पे आ चुकी थी जहाँ अक्सर युवा सच में युवा होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को जिस रास्ते पे ले जाना चाहती थी, उस रास्ते पे ले जा सकती थी। पापा, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है, आपने देखा है क्या? रानी ने अपना फ़ोन ढूंढते हुए अपने पापा से कहा। होगा यहीं कहीं, पापा के बजाय रानी की मम्मी ने कहा। रानी के पापा एक सफल बिजनेसमैन और उसकी मम्मी एक एनजीओ चलाती थी। घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। छोटा सा परिवार था, लेकिन काफ़ी खुश था। रानी अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही रानी को नई नई जगह जाने का काफ़ी शौक था। रानी अपना फ़ोन लेकर अपने रूम में चली गई और अपने दोस्त पीयूष को कॉल करने लगी। हेलो। दूसरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने दोबारा कहा, हेलो। तुम्हारा बुरा समय अब चालू होता है। उधर से कुछ जानी पहचानी सी आवाज़ आई। रानी का दिमाग खराब हो गया। यार पीयूष, जब तुझे डराना नहीं आता तो क्यों कोशिश करता है? रानी ने पीयूष से कहा। क्यों, तुझे डायलॉग पसंद नहीं आया क्या? इतनी अच्छी वेब सीरीज़ का डायलॉग है और तू भी ना। यार चलिए छोड़, कॉल कैसे किया? पीयूष ने पूछा। तुम्हारी बकबक तो पूरी हो गई ना? नेहा ने कहा। हाँ हाँ, बता आगे। अब थाई बकबक पूरी हो गई हो तो तू मेरे घर शाम को 5 बजे आ सकता है क्या? रानी ने पूछा। क्यों? तू जब मेरे घर आएगा तब मैं बताऊंगी। कुछ सोचते हुए पीयूष ने कहा, ठीक है। पीयूष से बात करने के बाद नेहा ने अपनी बाकी 3 दोस्त यशिका, ईशा, सावित्री, इन तीनों को भी अपने घर बुला लिया। वे सभी रानी के घर में 5 बजे मिलने वाले थे। रानी के घर जाने वाले रास्ते में ही पार्थ का घर पड़ता था, तो पीयूष पार्थ को साथ लेते हुए अपने बाइक से रानी के घर पहुंचा। रानी तैयार होकर बालकनी में बेसब्री से सबका इंतज़ार कर रही थी। तभी बाइक की आवाज़ सुनकर खुशी से उछलते हुए वो नीचे पहुंची। आखिर कुछ हो भी क्यों ना, कितने दिनों बाद वह अपने दोस्तों से मिल रही थी। जैसे ही वह गेट तक पहुंची, यशिका और ईशा वहां आ पहुंचे। सब ठीक तो है ना रानी? तुमने हम सबको एक साथ अपने घर पे क्यों बुलाया है? उसके दोस्तों ने कहा। अरे यार, सब ठीक है, तुम सब चलो तो सही, फिर मैं सब बताती हूँ। उन सबको लेकर वह अपने घर में बने गार्डन में पहुंचती है। तुम सब बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रानी के जाते ही सबने एक दूसरे को सवाली निगाह से देखा। तब यशिका ने कहा, किसी को कोई आइडिया है क्या रानी ने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? सबने अपने कंधे उचका दिए। मैंने तो पूछा था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। उसने बस इतना कहा कि वो जो भी बात है वो घर आने पर बताएगी। पीयूष ने कहा। इसके बाद पार्थ ने कहा, अरे यार, अब आ गए हैं तो पता चल ही जाएगा ना। उधर से रानी ने ट्रे में कॉफ़ी मंगवाई और स्नैक भी साथ में लाते हुए उसने कहा, बताऊंगी बताऊंगी भाई, पहले सांस तो ले लो सभी। यार रानी, यहाँ हमारी उत्सुकता बढ़ी जा रही है और तुम्हें सांस लेना है। यशिका ने मासूम सा मुंह बनाते हुए पहली बार मुंह खोला तो सभी हंस पड़े। अब बताएगी भी, यहाँ हमें चाय पिलाना है क्या? ईशा ने कहा। तो मेरी बात शुरू करने से पहले ये बताओ कि स्कूल के बाद का समय कैसे बीता? रानी ने पूछा। अभी स्कूल से निकले हुए उन्हें कुछ ही दिन हुए थे। पीयूष ने कहा, मेरा तो सब जानते ही हैं यार, एक न्यू हॉरर वेब सीरीज आई है, वही देखता हूँ, उसने हंसते हुए कहा। सबने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कुछ गलत कह दिया हो। इसके बाद ईशा ने बताया,
यार मैं तो अपने मामा के घर गई थी, काफ़ी दिनों से गई नहीं थी, तो सोचा ये सही टाइम है। इसके बाद रानी ने पार्थ से पूछा, पार्थ तुम कहाँ गए थे? कहाँ जाऊँगा यार, घूमने लायक जगह ही कहाँ है हमारे शहर में। सोचा था स्कूल के बाद चैन मिलेगा, यहाँ तो हैसियत से ज़्यादा बोरियत मिल रही है। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है यार, अभी तो कॉलेज के एडमिशन फॉर्म भी नहीं निकले हैं, यशिका ने कहा। तो लिसन गाइस, मेरे पास सबका मूड फ्रेश करने का एक अच्छा आइडिया है। क्या? सबने एक स्वर में पूछा। क्यों ना हम कोई एडवेंचर प्लेस पर चलें, यानी कि हम किसी किसी टूर पर चले ना यार। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो गए, जैसे उन सबके मन की बात रानी ने कह दी हो। पर लोकेशन और ऐसी जगह है कहाँ? जगह मैंने सिलेक्ट कर ली है, नेहा ने कहा। तभी पीयूष ने पूछा, कहाँ है वो स्थान जहाँ हमारे शुभ कदम पड़ने वाले हैं? तभी कहीं से एक बॉल आती हुई ईशा के हाथ में रखी हुई ग्लास में लग जाती है और कांच का ग्लास टूटकर टुकड़ों में बढ़ जाता है। सबने बॉल की आने की दिशा में देखा, लेकिन ईशा उस टूटे हुए कांच की ग्लास के टुकड़ों को देख रही थी। तभी किसी ने बाउंड्री के उस पार से आवाज़ दिया, दी वो बॉल दो ना। रानी ने बॉल को उठाते हुए उस लड़के को दिया और गुस्से से डांटते हुए कहा, गोलू दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, बॉल किसी को लग जाती तो। रानी ने कहा और वापस आ गई। ईशा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? रानी ने पूछा। ईशा का ध्यान अभी भी उन टूटे हुए कांचों के टुकड़े पर ही था। तभी पार्थ ने उसे हिलाते हुए कहा, कांच टूटा है बहन, दिल नहीं। लगता है इसे किसी ने सम्मोहित कर लिया है, पीयूष ने मजाक में कहा। ईशा का ध्यान टूटा और उसने कहा, किसी ने कुछ कहा क्या? मतलब जब से हम बकवास किए जा रहे थे, रॉकी ने कहा। देखा, मैं कह ही रहा था ना कि किसी ने इसे सम्मोहित कर लिया है, इसे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, रानी तुझ जगह बता। शाजगढ़, ये देखो, रानी ने अपना लैपटॉप दिखाते हुए कहा। वाह यार, कितनी अच्छी जगह सेलेक्ट करी है तूने, पीयूष ने उछलते हुए कहा। फाइनल, चलो चलते हैं। कहाँ? पार्थ ने पूछा। शाजगढ़, और कहाँ? जा तू, चले जा अकेले, ऐसे उछल रहा है जैसे बस तू ही जा रहा हो। तो कब चल रहे हैं? सबने फोटोज देखते हुए कहा। सबने डिसाइड किया कि वो सब परसों सुबह 9 बजे ईशा की कार से निकलेंगे, पर किसी कारणवश वो लोग लेट हो जाते हैं और 12 बजे निकलते हैं। कार में बैठने के बाद ईशा ने कहा, जब तक अपन शहर के अंदर हैं कार में ड्राइव करूँगी, तुम सब बहुत मस्ती करते हो। ईशा कार ड्राइव करती है और शहर के समाप्त होते ही कार यशिका ड्राइव करने लगती है और साइड की सीट पर ईशा बैठी होती है। तुमने टाइम 4 घंटे का बताया था और जीपीएस 6 घंटे का बता रहा है, यशिका ने कहा। लेकिन मैंने तो टाइम 4 घंटे का देखा था, नेहा ने कहा। अब निकल ही गए हैं तो टाइम क्यों देखना यार, पीयूष ने कहा। और फिर लोग आगे चल दिए। मस्ती करते हुए कब 6 घंटे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। कब पहुंचेंगे यार, पार्थ ने कहा। तभी सभी को जोर का धक्का लगा। ऐसे कौन ड्राइव करता है, सबने कहा। पर यशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उन्हें जीपीएस की ओर इशारा किया। जीपीएस में जब भी 6 घंटे बता रहा था और अभी 8 घंटे बता रहा है। यार मैं पागल हो जाऊंगी, या तो जीपीएस गलत है या हम गलत जा रहे हैं। यार अंधेरा काफ़ी हो चुका है, अब कर भी क्या सकते हैं। तुम सबके फ़ोन में नेटवर्क है क्या, पार्थ ने पूछा। किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, शायद जंगल की वजह से नहीं है, ईशा ने कहा। सब बातें करते हुए जा रहे थे। तब यशिका ने टाइम देखा तो रात के 11:15 हो रहे थे।
कब पहुंचेंगे यार, ये रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, पीयूष ने कहा। आखिर जंगलों से घिरी हुई सुनसान सड़क में कार ने भी अपना असर दिखा दिया था। कार अचानक से बंद हो गई थी। शायद कोई खराबी होगी, मैं देखता हूँ। पीयूष ने कार को चेक किया, लेकिन उसे कोई खराबी नहीं दिखी थी। हवा लेने के लिए सब बाहर निकलते हैं, लेकिन अंधेरा देखकर सब कार के अंदर ही बैठ जाते हैं, एक पीयूष को छोड़कर। उन सबको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ठंड अचानक से बढ़ने लगी हो। पीयूष कार से पानी की बोतल निकालता है और पीने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने वाले पेड़ पर पड़ती है और वो देखकर सहम जाता है कि पेड़ पर कोई बड़ा सा जानवर या पक्षी जैसा कुछ बैठा है, लेकिन इतनी अजीब सी आकृति उसे बेहद समझ में नहीं आ रही थी। ऐसी आकृति उसने पहली बार देखी थी। उसने सबको दिखाया, लेकिन तब तक वो गायब हो चुकी थी। वो ये सब देखकर थोड़ा डर गया था। फिर वह पानी की बोतल अचानक से बंद करने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सामने से बिजली की गति से गया हो। अब वह और डर गया। लेकिन जब वह कार में बैठने लगा तो एकाएक उसकी नज़र सामने वाले पेड़ पर गई, जहाँ कोई बिना हाथ बिना पैर वाला एक जीव पेड़ के तने पर किसी मशीन जैसा चल रहा था और उसकी लाल आंखें पीयूष को ही घूर रही थी। वह पसीना पसीना हो चुका था। जल्दी से कार में बैठते हुए उसने कहा, यहाँ से जल्दी चलो, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। कार नहीं चल रही है, कार नहीं चल रही है पीयूष, यशिका उसे याद दिलाते हुए बोली। रानी ने कहा, रुको मैं देखती हूँ, और बाहर जाने लगी। पीयूष ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं रुकी। बाहर आकर रानी ने चारों ओर का मुआयना करते हुए सबको इंतला करा। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही भूतिया वेब सीरीज देखने लगे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। ये कहते हुए वह जैसे ही अंदर आने लगी, उसके पैर को किसी ने पकड़ लिया। उसे पीछे की तरफ खिंचाव महसूस होता है। एक अनजान से डर उसके अंदर उठने लगता है। रानी आगे नहीं बढ़ती और वह चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाती, जैसे किसी ने उसकी आवाज़ को गले में ही दबा दिया हो। तभी उसके कानों में किसी ने कुछ फुसफुसाया, लेकिन रानी डर के मारे कुछ समझ नहीं पाती है। वातावरण में तापमान साफ महसूस किया जा सकता था। तापमान असामान्य रूप से बहुत गिरा हुआ था और यही कारण माहौल को भयानक बना रहा था। अचानक से बारिश शुरू हो गई और रानी को उस अदृश्य शक्ति ने एक धक्का देकर छोड़ दिया। रानी जैसे ही गिरने को ही, रानी के दोस्तों ने बाहर आकर गिरते हुए रानी को संभाल लिया, जैसे वो इसके लिए पहले से तैयार थे। रानी बेहोश हो चुकी थी और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। सभी का ध्यान रानी की तरफ था। तभी ईशा ने कार स्टार्ट करने की कोशिश करी और तभी उसने सामने देखा तो सभी लोगों की एक घुटी हुई सी चीख निकल गई। कार के सामने वाले शीशे पर जो कुछ भी लिखा था वह बड़ा ही भयानक था, जिसे वो सब पढ़ सकते थे। लाल शाही, या यूं कहो वो लाल खून से लिखा हुआ था, पिशाच। ये देखकर वो और ज़्यादा डर गए। तभी वो वहाँ से लिखा हुआ मिट गया। तभी ईशा ने जल्दी से कार स्टार्ट करने की कोशिश करी और कार स्टार्ट भी हो गई। अभी तो उन्हें बस इस जगह को छोड़कर जाना था। पार्थ को हनुमान चालीसा की वो लाइन याद आ गई थी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी पार्थ का फ़ोन बज उठा। उसने देखा कि उसके फ़ोन पर उसके मम्मी का कॉल आ रहा है। उसने जैसे ही कॉल उठाया, उधर से आवाज़ आई, आगे मत जाओ, पिशाच को मत जगाओ। मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे। वो लोग शायद इस सीमा रेखा को पार कर चुके थे, जिसे उन्हें पर नहीं करना चाहिए था। सब रानी को होश में लाने की कोशिश करते हैं। जब रानी होश में आई
ईशा ने कहा। देख रानी, हम वहाँ से बहुत दूर निकल चुके हैं। जैसे ईशा ने कहा, सबके चेहरे सूख गए, जैसे वो मौत के मुंह में जा चुके हैं। वास्तव में उन्हें याद आया कि पार्थ के फ़ोन में किसी अनजान ने कहा था, आगे मत जाओ, पिशाच को मत जगाओ। पर वो लोग आगे बढ़ चुके थे। कार अचानक रुक गई। अब तक उन्हें एहसास हो चुका था कि जो कुछ भी हो रहा है सब असामान्य है। ईशा की हालत बहुत पस्त हो चुकी थी। ड्राइव करते करते ड्राइव अब पार्थ करने लगा। वो लोग जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन हवा का रुख इतना तेज था कि कार कभी भी असंतुलित हो सकती थी। फिर भी वह कोशिश कर रहे थे। लगभग उनको आधा घंटा बीत चुका था। तभी पार्थ खुशी से चिल्लाया, गाइस देखो, शायद वहाँ किसी से हमें हेल्प मिल जाए। उसने अपने हाथों को सामने की ओर इशारा करते हुए कहा। सबने सामने की ओर देखा। सामने कुछ ही दूरी पर किसी की कार खड़ी थी और कुछ लोग बाहर घूम रहे थे। उन्हें थोड़ी राहत मिली कि कोई और भी यहाँ पर उनके सिवा है, लेकिन उस कार के पास पहुँचते ही यह भ्रम भी टूट गया। ये देख के कि वहाँ कोई कार नहीं थी और ना ही कोई था, ये देख उनका डर और भी ज़्यादा बढ़ गया। उनकी धड़कनों की आवाज़ कोई भी साफ सुन सकता था। अब वो वापस उस जगह में थे जहाँ पर पहली बार उनकी कार खराब हुई थी। ये वही जगह थी जहाँ से सब कुछ चालू हुआ था। हम तो बुरी तरह फंस चुके हैं, रानी ने कहा। लेकिन यहाँ रुककर भी हम कुछ इंतजाम नहीं कर सकते, है ना? पार्थ ने कहा। तो अब क्या करें? यशिका ने पूछा। रानी और पीयूष फिर से जगह को देखकर सहम गए थे। हम और यहाँ नहीं रुक सकते। पार्थ, कार आगे बढ़ाओ, देखते हैं आगे कोई रास्ता है या नहीं, रानी ने कहा। हम एक बार तो आगे बढ़ ही चुके हैं, देखा ना कोई रास्ता नहीं मिला, घूमकर फिर से हम वहीं आ जाते हैं, ईशा ने कहा। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रुकना, रानी ने थोड़ा गुस्से से कहा, लेकिन उसकी आंख से आंसू निकल गए। पीयूष का भी यही हाल था। इस जगह पर उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। पार्थ ने कुछ सोचते हुए कार आगे बढ़ा दी। किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। बस वो सीधे जंगलों से घिरे सुनसान सड़क पर कार से चले जा रहे थे। निकले तो शाजगढ़ जाने के लिए थे, लेकिन ना जाने किस पिशाच के गढ़ में चक्कर लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें वही कार दिखाई दी जो उन्होंने पहली बार आने पर देखी थी। वे समझ गए कि वे वो वापस उस जगह पर आ चुके हैं। पार्थ ने कार की स्टीयरिंग पर गुस्से से अपना हाथ पटक दिया। सबका दिमाग अब खराब हो चुका था। पिशाच पिशाच पिशाच, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पीयूष कार की पिछली सीट से उठा और सामने की ओर बढ़ा। रानी और ईशा उसे रोकने लगे। क्या कर रहा है पीयूष? पीयूष ने गुस्से में जीपीएस सिस्टम को उठाया और बाहर फेंकते हुए बोला, सारी वजह यही है, हमें पहले ही कॉल करना चाहिए था। पहले 4 घंटे, फिर 6 घंटे और अब 8 घंटे। पीयूष का गुस्सा चरम सीमा पर था। अब गुस्सा करने से क्या होगा, ईशा ने समझाते हुए कहा। हम सब एक बार और कोशिश करके देखते हैं। क्या यार, डीजल ऐसे ही ख़त्म हो रहा है और तुम्हें और ख़त्म करने की पड़ी है। अब तक तो किस्मत हमारा साथ दे नहीं रही है, और आगे क्या होगा ये भी हम नहीं जानते हैं, यशिका ने कहा। क्या यार, किस्मत साथ दे रही है, साथ दे रही होती तो अभी हम यहाँ नहीं होते, पार्थ ने कहा। देखो, उधर देखो, तुम्हें वहाँ एक रास्ता ऐसा दिख रहा है? 2 बड़े पेड़ों की ओर इशारा करते हुए ईशा ने कहा। सबने उस ओर देखा। सच में वहाँ पगडंडी जैसा कुछ था। हम चले क्या वहाँ? ईशा ने कहा। पहले ही यहाँ आकर गलती कर चुके हैं, अब पता नहीं कौन सा पिशाच हमारा वहाँ इंतजार कर रहा है। चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, पार्थ ने कहा।
तभी उनकी गाड़ी से चरमराने जैसी कुछ अजीब तरह की आवाज़ आने लगी। सब समझ गए कि वो इतनी देर से उस जगह पर गाड़ी खड़े करके अंदर ही बैठे बैठे बातें कर रहे हैं जहाँ पिशाच ने उन्हें चेतावनी दी थी। सबके चेहरे के भाव पड़ते हुए ईशा ने आगे गाड़ी बढ़ा दी। आगे क्या होगा इसकी परवाह किए भी नहीं। शायद किस्मत को उन पर तरस आ गया था। सुबह जो होने वाली थी, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चुका था। धीरे धीरे भोर हो रही थी। लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करके वो आखिरकार उन्हें गांव का ढाबा मिल गया। उन्होंने वहां बने माइलस्टोन पर ध्यान नहीं दिया था। शायद इंसानों का गांव देखकर इतने खुश जो थे वो, सबने ढाबे पर पहुंचकर कहा, जान बची तो लाखों पाए। लौट के हम एक अनजान गांव में आए। सुबह सुबह किचन से आता हुआ बर्तनों के शोर से रजत अलसाया हुआ बिस्तर से उठा और किचन में जाकर नाश्ता तैयार करती हुई उसकी पत्नी रागिनी को पीछे से आकर उसके कंधों पर सर रखते हुए कहा, हमारे किचन के बर्तन इतने शोर क्यों करते हैं? तुम्हें नींद से जगाने के लिए, रागिनी ने बिना पीछे ही मुड़े कहा। क्या यार, ऑफिस से ऐसी थोड़ी ना सप्ताह भर की छुट्टी मिलती है, रजत ने कहा। रजत, मम्मी जी को आज मौसी जी के घर जाना है और तुम्हें ही मम्मी जी को छोड़ने भी जाना है। तुम्हें याद भी है या नहीं है, या छुट्टी के चक्कर में भूल गए? रागिनी ने कहा। रजत की जैसे तंद्रा टूटी और वो भागते हुए बाथरूम की ओर फ्रेश होने के लिए गया। रजत एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था और उसकी पत्नी रागिनी पेशे से एक फैशन डिज़ाइनर थी। रागिनी की मम्मी जी यानी कि रागिनी की सासू माँ भारती देवी को आज अपने बहन के घर जाना था और रजत उन्हें छोड़ने जाने वाला था। लगभग 15 दिनों तक रुकने का मन बनाती हुई भारती देवी अपनी पैकिंग में लगी हुई थी। रागिनी भारती देवी का रास्ता लेकर उनके रूम में पहुंची थी कि तभी भारती देवी को देखकर वो चौंक गई। उसके हाथ में रखी हुई नाश्ते की प्लेट गिरने ही वाली थी कि पीछे से आते हुए रजत ने उसे पकड़ लिया। कोई कुछ कह पाता इससे पहले ही रागिनी बोल पड़ी, मम्मी जी, ये आप कौन सा आसन कर रही हैं? भारती देवी के उल्टे पैर देखते ही बोली। भारती देवी उसी ओर आते हुए बोली, रागिनी। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो, रागिनी कहने लगी, नहीं, आगे मत बढ़ो, नहीं, आगे मत आओ प्लीज़। ये बोलते हुए वह भागने के लिए पीछे ही मुड़ी थी कि तभी रजत ने उसे झगोरा, रागिनी होश में आओ, क्या बोल रही हो? रजत, वो मम्मी जी के पैर उल्टे। रागिनी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सब सामान्य था, पर अभी तो लगता है तुम थक गई हो, तुम आराम करो, मैं मम्मी जी को छोड़कर 2 घंटे में लौटता हूँ। ये कहते हुए रजत भारती देवी का बैग उठाते हुए बाहर निकल गया तो रागिनी भी उसे छोड़ने के लिए बाहर आ गई। रजत की खुद की कार थी। शादी के बाद सबसे पहले उसने कार ही खरीदी थी जो रागिनी और उसकी पसंद की कार थी। दोनों ने माँ के पैर छुए। भारती देवी उन सबको विनम्र भाव में कहने लगी, खुश रहो और घर का ध्यान रखना, और रागिनी, तुम भी अपना ख्याल रखना। जी मम्मी जी, रागिनी ने कहा। भारती देवी और रजत निकल जाते हैं। रागिनी जल्दी जल्दी करके काम करते हुए थोड़ी देर पहले हुए घटना के बारे में सोचने लगी। मैंने देखा था मम्मी जी के पैर उल्टे थे। कितनी डरावनी लग रही थी मम्मी जी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि मम्मी जी के पैर उल्टे हैं? बाद में तो सब सामान्य था, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, मेरा भ्रम होगा।
लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ, खुद को समझते हुए रागिनी ने कहा, और धीमे स्वर में म्यूज़िक ऑन कर लिया और घर के काम निपटाने लगी। सारे काम ख़त्म करने के बाद वह अपने रूम की खिड़की के पास आकर बैठ गई और अखबार पढ़ने लगी। तभी उसकी नज़र एक शीर्षक पर जाकर अटक गई। शीर्षक था अरेंज मैरिज या लव मैरिज। वह अखबार साइड में रखते हुए कुछ सोचने लगी। 25 साल की थी रागिनी जब वह रजत से मिली थी। शादी से पहले जब वह खाली होती थी तब वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। कुछ बच्चों को लेकर एक बार वह एक म्यूज़ियम में गई थी। पहली बार जाने के कारण इतनी चहल पहल होने के बावजूद वह भटक गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से कहाँ वापस जाए। म्यूज़ियम में ये रास्ता शायद मेन हॉल की ओर जाता है, ये सोचकर वह उधर गई तो और भटक गई। तभी सुनिए, एक लड़के ने कहा। रागिनी पलटते हुए, हाँ जी कहिए। उस लड़के ने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, आपने यहीं कहीं इन्हें देखा है क्या? पता नहीं, मैं खुद तो भटक गई हूँ, उसने मासूमियत से कहा। ओह, मैं इस जगह को अच्छे से जानता हूँ, आप चाहे तो मेरे साथ चल सकती हैं, उस लड़के ने कहा। हाँ बिल्कुल, रागिनी ने कहा और उसके साथ चल दी। थोड़ी देर बाद वो म्यूज़ियम के हॉल में थी। रागिनी ने देखा कि उसके साथ आए हुए बच्चे अभी भी हॉल में लगे एक स्टैचू को देख रहे थे। धन्यवाद, रागिनी ने कहा। और कोई बात नहीं। जब दोनों जाने को हुए तो दोनों ने एक साथ पलटकर कहा, आपका नाम क्या है? एक दूसरे को देखकर दोनों हंस गए। जब रागिनी की शादी का रिश्ता आया तो रागिनी ने साफ मना कर दिया, पर जब फ़ोटो देखा तो मुस्कुरा उठी। कल उनकी शादी की सालगिरह थी और ये सोचकर वह मुस्कुरा रही थी। क्या बात है मैडम, बहुत मुस्कुरा रही हो, रजत ने सामने से कुर्सी पर बैठते हुए कहा। सोचने में वो इतना खो गई कि उसे याद ही नहीं रहा कि रजत कब वापस आ गया। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और बातें करने लगे। अच्छा रागिनी, जब भी तुम क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी? रजत ने पूछा। कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं सोच रही थी, मुझे पता है, रजत ने कहा। अच्छा जी, रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनो, कल हम कहीं घूमने चलें, मेरी छुट्टी भी है। और रजत ने बात को अधूरा छोड़ दिया। और क्या, रागिनी ने कहा। रजत उसके पीछे आते हुए बोला, जब तुम्हें पता है तो क्यों पूछ रहे हो? कहते हुए वह रूम में चला गया तो रजनी भी उसके पीछे पीछे चली गई। हम कहाँ चल रहे हैं कल? रागिनी ने बेड पर बैठते हुए कहा। ये देखो, कोई किले हैं जैसे महल हो, लेकिन प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा है यहाँ का, लैपटॉप में फ़ोटोज़ दिखाते हुए रजत ने कहा। वाह, जगह तो बहुत अच्छी सिलेक्ट करी है तुमने, आखिर पति किसके हो? कहते हुए रागिनी ने उससे लैपटॉप लिया। वैसे जगह का नाम क्या है? रागिनी ने सवाल किया। शाजगढ़। नाम कितना अजीब है ना? कहते हुए रजत ने नागरागिनी की ओर देखा। हाँ, नाम तो अजीब है, लेकिन काम भी तो यही है, रजत के मुंह से अचानक निकला। रागिनी ने उसे घूर कर देखा। अरे मेरा मतलब, रजत और कुछ कहता उससे पहले ही रागिनी बोल पड़ी। कोई बात नहीं, इसी बहाने हम घूम भी लेंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा, रागिनी ने कहा। वाह, कितनी समझदार पत्नी है मेरी। आखिर पत्नी किसकी है? रजत ने कहा तो दोनों हंस दिए। शाजगढ़ जाने की दोनों ने मिलकर पैकिंग की और उन्हें बस कल का इंतज़ार था। सब कुछ रखा था, कैमरा, केक, कैलेंडर, टॉर्च, लैंप, नाश्ता, सब कुछ। सुबह 9 बजे ही
वो लोग निकल गए। लगभग 3 घंटे बाद रागनी ने कहा, यार रजत कब पहुंचेंगे? बस थोड़ी देर और फिर पहुंच जाएंगे, रजत ने कहा। अचानक उनकी कार रुक गई। क्या हुआ? रागनी ने पूछा। देखता हूँ, कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए, रजत ने कहा। रागनी बाहर चलो, हमारी कार को बुखार आ गया है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, रजत ने कहा। तो रजनी बाहर आ गई और सुनसान सड़क को घने जंगलों से घिरे हुए देखकर बोली, कितनी सुनसान सड़क है ना, कोई भी गाड़ियाँ नज़र क्यों नहीं आ रही हैं? और ये पेड़ भी कितने डरावने हैं। अच्छा वो हम रात को नहीं आए। रागनी आगे कुछ और बोलती, उसके पहले रजत ने कहा, हाँ, नहीं तो ये पेड़ भी तुम्हें उल्टे पैर वाले भूत लगते। रजत ने हंसते हुए कहा। तभी कहीं से एक पक्षी अचानक से सामने से निकल गया। रजत का दिल धक हुआ। रागनी ने यह देखकर अपने कदमों को 2 कदम पीछे कर लिया। तुम्हें लगा तो नहीं? उसने जल्दी से बोली। रजत ने कहा, नहीं। वो थोड़ा घूमे, फिर कुछ फोटोज क्लिक किए और फिर रागनी ने कहा, चले अब? रजत मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलो ना प्लीज़, रागनी ने कहा। तो रजत ने हामी भरी और कार में आ गए। कार ठीक हो चुकी थी। दोनों वहाँ से निकल गए और आगे का सफ़र तय करते करते आखिर अपनी जगह ही पहुँच गए। गांव जहाँ से शुरू होता था वहीं एक बोर्ड लगा था जहाँ लिखा था शाजगढ़ 0 किलोमीटर। कार एक ढाबे के पास आकर रुकी। ढाबे में चाय पीने के बाद रजत ने पूछा, यहाँ ठहरने के लिए कोई जगह है क्या? तभी बड़ी सी मूंछ वाले एक व्यक्ति ने उसे जवाब दिया, लगता है गांव में नए आए हो शहरी बाबू। रजत ने कहा, जी, यहाँ के ठाकुर साहब अपने हवेली में ठहरने के लिए कमरा किराए पर देते हैं, आप वहाँ पर बात कर लीजिए। कल ही तो 5 शहरी बच्चे आए हैं, वो भी वहीं ठहरे हैं, मूंछ वाले व्यक्ति ने कहा। शुक्रिया कहकर रजत ने कार ठाकुर साहब की हवेली की ओर मोड़ दी। उन्हें रूम मिल चुका था। पूरी साफ सफाई थी कमरे में, सारे सामान करीने से सजे हुए थे। रूम को देखते हुए रागनी बोली, वाह, इतने साफ सुथरे कमरे, ऐसे कमरे तो शहर में भी मिलना मुश्किल है। फ्रेश होकर उन्होंने लंच किया और सो गए। शाम को नींद खुली तो देखा कि 5 बज चुके थे। दोनों ने गांव घूमने की सोची और निकल पड़े घूमने के लिए। कितना अच्छा होता है ना गांव का जीवन, शहर के शोरगुल से बिल्कुल दूर, पक्षियों की चरचराहट के बीच, शुद्ध हवा के साथ। रागनी ने दोनों हाथों को खोलकर घूमते हुए कहा। वह बहुत खुश लग रही थी। वो दोनों अपनी पुरानी बातों को सोचकर हंस रहे थे। तभी वो लोग घूमते घूमते गांव के आखिरी छोर पर आ गए। वहाँ कुछ ही 5 लोग दिखाई दिए जो कि एक ऊंचे टीले पर बैठे थे और बात कर रहे थे। ये वही 5 दोस्तों का समूह था जो कल एक पिशाच के चंगुल से बचकर इस गांव में आ गया था। रजत ने उन्हें आवाज़ दी, हेलो एवरीवन। सबने पीछे मुड़कर देखा। कोई शहरी उन्हें आवाज़ दे रहा था। सबने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा और उनकी जान में जान आई। आखिर कितने समय बाद उन्होंने उस गांव में किसी शहरी को देखा। हेलो, सबने कहा। मेरा नाम रजत है और ये मेरी पत्नी रागनी, उसने परिचय दिया। मेरा नाम यशिका है और ये सभी मेरे दोस्त पीयूष, ईशा और रानी, और साथ में ये हमारा पार्थ है। कल यूं ही शाजगढ़ घूमने का मन हुआ तो हम आज पहुंच गए, रजत ने कहा। 5 ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा और कहा, यहाँ आने पे आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? और कितना समय लगा आपको यहाँ पहुँचने में? नहीं, कोई समस्या तो नहीं हुई, बस लगभग 3-4 घंटे में पहुँच गए। वैसे हम आज रात 9 बजे यहाँ की प्रसिद्ध हवेली के लिए निकलेंगे,
आप लोग भी हमारे साथ चलिए, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, वो भी सेलिब्रेट करेंगे। रागिनी ने कहा। आए तो हम भी हवेली जाने के लिए थे, लेकिन गए नहीं। आज आप लोग के साथ चलेंगे, पीयूष ने कहा। सभी लोग वापस ठाकुर साहब की हवेली आ गए। पांचों दोस्त रूम में। वो लोग पूरा रास्ता अकेले, बिन किसी मुसीबत में पड़े की सलामत 4 घंटे में यहाँ पहुँच गए। अजीब नहीं है? रानी ने कहा। शायद वो लोग दिन में आए हैं, इसलिए बिना भटके वहाँ पहुँच गए। फिर भी वो लोग 4 घंटे में पहुँच गए और हम 12 घंटे वहीं भटक रहे थे। सब उस जीपीएस की वजह से हुआ है। वो हमें गलत रास्ता बता रहा था। ना ही हम उस जीपीएस में देखते, ना ही यहाँ पर फंसते, पार्थ ने कहा। हम शाजगढ़ की हवेली घूमने आए थे और आज रात हम सभी वहाँ जा रहे हैं। वही बहुत है। सब रात को 9 बजे मिलते हैं, क्योंकि उस हवेली में कोई जाता नहीं है। ये बात उन्हें पता नहीं थी, क्योंकि इसका जिक्र उन्होंने किसी से किया नहीं था। हम पैदल क्यों जा रहे हैं? रानी ने कहा। कार से जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, और यहाँ के लोग हमें कुछ अजीब भी लगते हैं, बस इसीलिए। वो लोग चलते चलते वहाँ तक पहुँच गए। वीरान पड़े हुए उस किले जैसी दिखने वाली हवेली रात में जितनी डरावनी लगती थी, उतनी ही दिन में सुंदर लगती थी। हवेली के चारों ओर घने पेड़, हवेली का बड़ा लोहे का दरवाज़ा, झिंगोरों की आती आवाज़ें, ठंडी ठंडी हवाएं, जो कि माहौल को थोड़ा गमगीन बना रही थी। कितनी सुंदर हवेली है ना? रागिनी ने कहा। जब यहाँ कोई राजा राज करता होगा तब वह कोई हीरे जैसी चमकती होगी, ईशा ने कहा। अब अंदर भी चलें, यहीं रुकने का मन है? रजत ने कहा। हाँ हाँ चलो, सबने कहा। अचानक ही हवा तेज़ हो गई। अरे ये हवा को क्या हो गया है? इतनी तेज़? अभी तो शांत चल रही थी। वो लोग महल के बड़े से दरवाजे को खोलते हुए बोले। उस गेट को खोलते समय इतने वर्षों बाद किसी इंसान के हाथ का स्पर्श पाकर मानो वो हवेली में रहने वाला फिर से जाग गया। हवाएं अचानक और ज़्यादा तेज़ हो गईं और हवेली का दरवाज़ा झटके के साथ खुल गया और वो लोग जल्दी से हवेली के अंदर आ गए और दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ अपने आप बंद हो गया, जैसे वो एक ही बार खुलने के लिए बना था। अब हवाएं आना बंद हो गई थीं, लेकिन ठंड का एहसास ज़रूर होने लगा था। रजत और रागिनी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो पांचों इस ठंड को पहचानते थे। ये वैसी ठंड थी जैसे उन्होंने सड़क पर महसूस की थी जब उनका पिशाच से सामना हुआ था। वो हवेली के सबसे बड़े हिस्से में थे। चारों तरफ चीज़ें बिखरी हुई थी, मकड़ी के जाले, धूल जमा हुआ था पूरी हवेली में। सभी हवेली को देखकर एक बात पर गौर करने लगे कि सालों पुरानी एक पेंटिंग, जो कि फ़ोटो फ्रेम के रूप में दीवार पर लटकी हुई थी। ध्यान से देखने पर सबने पाया कि वह की आधी से ज़्यादा चीज़ें उसमें उल्टी पड़ी हुई थी। तभी उनकी नज़र सीढ़ी से लगे एक खंभे पर गई, जहाँ से कोई उन्हें खड़े होकर घूर रहा था। ये देखकर वो और ज़्यादा डर गए कि जो कुछ भी उन्हें घूर रहा था उसके पैर उल्टे थे। तभी हवेली में लगा एक पुतला या पुराना झूमर नीचे आकर गिर गया। अचानक हुए इस घटना से अब सब सहम गए थे। अब आकाशीय बिजली का प्रकाश हवेली के अंदर आ रहा था और बाहर तेज बारिश के साथ ही भयानक बिजली भी कड़क रही थी। धीरे धीरे उल्टे पैर वाला जो भी था वो वहाँ से गायब होने लगा। ये देखकर उनकी जान में जान आई। अभी वो सांस ले ही रहे थे कि अचानक से एक अनजान आकृति, एक अजीब से डरावने चेहरे वाला पिशाच, जिसका समझ ना आने वाला शरीर से अजीब सा द्रव बह रहा था, उनकी आंखों के पास आ गया। सबकी चीख निकल गई और वो लोग ऊपर सीढ़ी की ओर भागने लगे। सब लोग इधर ऊपर आओ, पीयूष ने ऊपर भागते हुए कहा। सब पीयूष के पीछे भागने लगे, क्योंकि वह अनजान आकृति अभी भी उनका पीछा कर रही थी।
उनके भागने के बाद वहाँ एक खौफनाक हंसी गूंज गई, जिसे सुनकर किसी की भी हृदय की धड़कन रुक सकती थी। सभी भागते हुए महसूस करते थे कि कोई उनके पीछे भाग रहा है। बस वो उन्हें दिख नहीं रहा था, पर वो लोग भागते ही रहे। भागते भागते सब पहली मंजिल पर एक बड़े से दरवाजे को खोलकर उस कमरे पर चले जाते हैं। उन्हें कुछ समझ आता अभी भी वो पिशाच उनका पीछा कर रहा था। उस कमरे में एक तहखाना बना हुआ था। पीयूष और रजत ने मिलकर उस तहखाने के ढक्कन को खोल दिया। ये देखकर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था कि नीचे एक सीढ़ी जा रही थी और वहाँ से प्रकाश आ रहा था। शायद ये तहखाना सुरक्षा की बेहद आक्रोशित दृष्टि से बनाया गया हो। बिना कुछ सोचे समझे वो लोग सीढ़ी से उतरने लगे। सबसे पहले पीयूष, फिर रानी, फिर रागिनी, फिर पार्थ और फिर रजत वहाँ से उतरे। उनके उतरते ही तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो सीधे नीचे की ओर जाने लगे। मेरे हिसाब से पहले यहाँ पर कोई पूजा कर रहा होगा, रागिनी ने कहा। अब वो पिशाच उनके पीछे नहीं था। तभी, एक मिनट, रजत ने कहा। ईशा और यशिका कहाँ है? सबने देखा कि ईशा और यशिका वहाँ नहीं थे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो तहखाने का दरवाज़ा बंद हो चुका था। सब समझ गए कि ईशा और यशिका बाहर ही रह गए हैं। अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तहखाने का ढक्कन बाहर से बंद था, उसे वो खोल नहीं सकते थे। तभी सबकी आंखें पथराने लगी और उनका सर घूमने लगा, क्योंकि कहीं से टन टन की आवाज़, फाड़ू आवाज़ आ रही थी, जो कि कान फाड़ने वाली थी। आखिरकार उन लोगों ने अपना संतुलन खो दिया और पास में बने कुंड के साइड में वो बेहोश होकर गिर पड़े। यशिका और ईशा बाहर ही रह गए थे। उनके साथ क्या हुआ था ये वो दोनों ही जानते थे। कुछ समय बाद रजत को होश आया तो उसने रागिनी और रानी, पार्थ और पीयूष को भी उठाया और वो लोग उस तहखाने से बाहर आने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। क्योंकि तहखाने का द्वार बंद हो चुका था, इसीलिए उन्होंने तहखाने के द्वार को नीचे से ऊपर धकेलने की कोशिश करी और थोड़ी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार द्वार खुल ही गया। वो पांचों लोग उस तहखाने से बाहर आ गए और ईशा और यशिका को ढूंढने लगे। उनकी नज़र उसी खंबे पर गई जहाँ से वो उल्टे पैर वाला उन्हें घूर रहा था। खंबे के नीचे ही ईशा और यशिका बेहोश पड़े थे। ईशा, यशिका उठो, रागिनी और पीयूष उन्हें उठाने लगे। अरे रजत, अपने पिट्ठू बैग से पानी की बोतल देना। ये वही बैग था जिसे रजत ने लाया था, जिसके अंदर उनकी सालगिरह मनाने का सभी सामान, केक, कैंडल, टॉर्च, नाश्ता, सब कुछ था। रागिनी ने पानी की बोतल खोलकर पानी से छींटे मारकर उन्हें उठाने की कोशिश करी। भागते हुए तो तुम लोग भी आए थे ना, तो फिर तुम लोग यहाँ कैसे? रानी ने पूछा। ईशा ने कहा, वो जब हम भाग रहे थे तो अचानक हमें ऐसा लगा जैसे कि हमारे पैर को किसी अदृश्य शक्ति ने बांध दिया है और हम भाग नहीं पा रहे थे। जब हमने चिल्लाने की कोशिश की तो हमारी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। यशिका ने रोते हुए कहा, देखो रो मत, अभी इस हवेली से वापस जा रहे हैं, चलो। सभी कहते हुए रजत आगे बढ़ गया। सभी उसके पीछे पीछे जाने लगे। उन्होंने हवेली का मुख्य दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो दरवाज़ा शायद हमेशा के लिए बंद हो चुका था या किसी शक्ति द्वारा खुलता। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, रजत ने रागिनी की ओर देखते हुए कहा। तुम्हारे तो कुछ काम था ना यहाँ, वो तो अच्छा हुआ मैं भी तुम्हारे साथ आ गई, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। रागिनी की समझदारी देखते हुए रजत ने उसे गले लगा लिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी रागिनी ने उसे दोष नहीं दिया। क्यों ना हम वापस उसी तहखाने में बाहर जाने का रास्ता ढूंढें, पीयूष ने कहा। हाँ हाँ, सबने एक साथ कहा। सभी उस तहखाने में वापस आ गए।
और अलग अलग दिशा में बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी रागिनी को धूल से ढका हुआ एक पुराने ज़माने का शीशा होने की गवाही देता हुआ एक बड़ा सा शीशा दिखा। रागिनी ने जब उस शीशे को साफ किया तो उसने सबको अपने पास बुलाया। ये कैसा शीशा है? शीशे के बीच से एक सीधी रेखा को देखते हुए रागिनी बोली। तभी रागिनी ने उस शीशे का मुआवना करते हुए अपना एक हाथ शीशे के बीचों बीच घुमाने लगा। मेरा नाम राजा राम है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा रोज का काम था रात में ट्रक चलाना, इसलिए मुझे भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं उस दिन से पहले कभी कोई वैसी चीज़ नहीं देखी थी कि मैं भूतों पर विश्वास कर सकूं। पर इस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। ये बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मैं और मेरा हेल्पर राजू हम सहारनपुर से 5,000 ईंटें भरकर देहरादून ला रहे थे। लगभग रात के 11 बजे मैं और मेरे हेल्पर ने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए, फिर आगे चलेंगे। इसलिए मैंने हाईवे के बगल में एक ढाबा था, उसमें जाकर अपना ट्रक खड़ा करा और फिर वहीं खाना खाकर जैसे ही हम उठकर जाने लगे, तभी उस ढाबे वाले ने मुझे पूछा, अरे उस्ताद, किस तरफ जा रहे हो और जा कहाँ रहे हो आप? उस ढाबे वाले की बात का जवाब देते हुए मैंने कहा, बस भाई जी देहरादून तक ही जा रहे हैं। उस ढाबे वाले ने मेरी बात सुनकर अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, उस्ताद, रात के 12 बजने वाले हैं, कुछ देर यहीं रुक जाओ, रात के 1 बजे के बाद चले जाना। उस ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने कहा, क्यों भाई जी? मेरी बात का जवाब देते हुए उस ढाबे वाले ने कहा, क्योंकि उस्ताद, कोई भी रात के 12 बजे के बाद 1 किलोमीटर आगे जो बरगद का पेड़ है उसे पार नहीं कर सकता। और उस बरगद के पेड़ से 1 किलोमीटर आगे एक और बरगद का पेड़ है, वहां से भी कोई उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकता। मैं वहाँ खड़े खड़े उस ढाबे वाले की सारी बातें सुनने के बाद मैंने कहा, अरे नहीं भाई, मैं नहीं रुक सकता यहाँ। मुझे ये जो ईंट है जल्दी ही देहरादून पहुँचानी है, और वैसे भी मुझे इन सब बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैंने इतना बोलकर मैं ट्रक की ओर जाने को जैसे ही मुड़ा तो उस ढाबे वाले ने मुझे एक बार और कहा, उस्ताद, तुम जा तो रहे हो पर उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकते। मैंने भी उसका जवाब देते हुए कहा, चलो देख लेंगे। इतना बोलकर मैं अपने ट्रक में अपने हेल्पर के साथ बैठा ही होऊंगा, और मैंने अपना ट्रक स्टार्ट करा और चल दिया देहरादून। मैं अभी ढाबे से लगभग आधा किलोमीटर आगे गया ही होऊंगा, तभी मैंने देखा आगे पुलिस ने रास्ता बंद करा हुआ था। मैं थोड़ा और आगे गया और मैंने अपने ट्रक के शीशे को नीचे कर दिया, और नीचे करते ही मैं उस पुलिस वाले से बोला कि सर, रास्ता क्यों बंद कर रखा है आपने? मेरी बात सुनकर वहां खड़े एक पुलिस वाले ने कहा, उस्ताद, ट्रक इधर साइड में लगा दो, 1 बजे के बाद जाना। उस पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर जी, मैं रुक नहीं सकता, मुझे ये ईंटें जल्दी ही देहरादून पहुंचानी है। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने फिर कहा, अरे उस्ताद, मेरी बात मानो, 12 बज गए हैं और अब 1 बजे के बाद बरगद के पेड़ के आगे से कोई नहीं जा सकता। तुम 1 बजे के बाद चले जाना। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर, जाने दो मुझे, मैं इन सब बातों पे नहीं यकीन करता, मुझे जाने दो। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने, तुझे जाना तो जा, पर तू उस बरगद के पेड़ से आगे नहीं जा पाएगा। उनके इतना कहते ही मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट करा और चल दिया। तभी मेरे हेल्पर राजू ने मुझसे कहा, अरे उस्ताद, 1 घंटे की तो बात है, रुक जाते हैं ना। और देखें उस्ताद, हमारे ना तो आगे कोई है ना पीछे कोई, और गाड़ियां तो बिल्कुल भी नहीं है हमारी इस सड़क पर।
राजू की बात सुनकर मैंने भी जब आगे पीछे देखा तो पूरी सड़क खाली पड़ी थी। मैं लगभग 20 सालों से ट्रक चलाता हूँ, पर मैंने अभी तक कभी भी ऐसे पूरे हाईवे खाली नहीं देखा था जैसा आज था। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था, पर अब मैं रुक भी नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ मेरा हेल्पर राजू भी था और मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं अब थोड़ा डरा हुआ हूँ और मैं लगातार ट्रक को चला रहा था। तभी एकदम से सब उल्टा हो गया और मेरा सर सीधा ट्रक की छत में लगा। बाहर का सब दृश्य भी उल्टा हो रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद, अपना ट्रक पलट गया है। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रक तो बिल्कुल सही चल रहा था और ना ही हमारे ट्रक का कोई एक्सीडेंट हुआ था। यही सब सोचते हुए मैं और राजू किसी तरह ट्रक से बाहर निकले तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा ट्रक बिल्कुल उल्टा हुआ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे ट्रक को उल्टा कर दिया हो, क्योंकि हमारे ट्रक में जो ईंटें लोड थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी रखी हुई थी और ना ही हमारे ट्रक में कोई निशान आया था। इसलिए मैंने कहा था कि किसी ने ट्रक को उल्टा कर दिया है। मैं अपने ट्रक को खड़े खड़े देख ही रहा था, तभी राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद वो देखो। जिस और राजू ने देखने को बोला, मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि वो सब हमें रुकने के लिए क्यों बोल रहे थे। क्योंकि मैंने देखा हमारा ट्रक कहीं और नहीं बल्कि उसी बरगद के पेड़ के सामने पलटा हुआ था। उसके बाद हमें वहां तो कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने और राजू ने ट्रक से अपना बिस्तर निकाला और पास में जो दुकानें बनी थी उनके बाहर जाकर लेट गए। हम लेटे ही हुए थे, तभी किसी ने हमें हाथों से हिला दिया और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो हमारे सामने 4-5 लोग खड़े थे और उन्हीं में से एक आदमी ने हमें कहा, भैया आप ठीक तो हैं? हम पास के ही गांव के हैं। हमें पता चला था कि कोई ट्रक रात के 12 बजे के बाद यहाँ से जा रहा है और इसलिए 1 बजने के तुरंत बाद हम यहाँ आ गए। किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं पड़ जाए, इस चक्कर में हम भागते भागते यहाँ तक आए। जैसे ही हम यहाँ आए तो देखा आपका ट्रक पलटा हुआ है, पर ट्रक में कोई भी नहीं था। तभी हमने आपको यहाँ लेटे हुए देखा और एक आप तो किस्मत वाले हो जो आप बच गए हो यहाँ पर, क्योंकि जल्दी से कोई नहीं बचता। मैं और राजू वहाँ बैठे बैठे बस उनकी बातें सुन रहे थे और उनकी बातें सुनकर बस यही लग रहा था जरूर कोई सा अच्छा काम करा होगा जो हम यहाँ पर बच गए हैं। उस समय वो अच्छा काम तो याद नहीं आ रहा था, लेकिन हमारी जान बच गई थी, ये बहुत बड़ी बात थी। तभी उस गांव के आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इस 1 किलोमीटर के अंदर अंदर में कहते हैं कोई देव रहते हैं और रात के 12 बजे के बाद उसके बच्चे सड़क पर खेलने को आते हैं, इसलिए वो देव वहाँ कोई भी गाड़ियाँ आने नहीं देते और 1 बजे के बाद उनके बच्चे जब खेल कर चले जाते हैं तब कोई भी वहाँ आ जा सकता है। उस रात दोस्तों, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने किसी टॉपिक पर स्टोरी चाहते हैं तो आप उसे कमेंट कर दीजिए इसी वीडियो के नीचे, या फिर आने वाली कई वीडियो आएंगी तो उनके नीचे भी आप अपने जो फेवरेट टॉपिक है वो कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो मेरे प्रीवियस वीडियो पे कमेंट आया था, तो इस भाई के उस पर बना रहा हूँ मैं, और इन्होंने नासिक की कहानी मांगी थी तो मैं नासिक के ऊपर बना रहा हूँ। नासिक की भूतिया हवेली को कई 100 वर्षों पहले राजा महाराजाओं ने बनवाया था, लेकिन पिछले कई सालों से इनमें कोई रहता नहीं है। नासिक की भूतिया हवेली कई वर्षों से वीरान और सुनसान पड़ी हुई है। लोग इसको भूतों की हवेली भी कहते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि भूतों की हवेली में आज भी भूत प्रेत रहते हैं, कोई भी इस हवेली में नहीं जाता। आत्माओं का अध्ययन करने वाले दिल्ली के वैज्ञानिक वैभव प्रजापति को जब नासिक की भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने उस भूतों की हवेली के बारे में अध्ययन करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो पिछले कई समय से मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की तलाश में थे ताकि वो भूतिया आत्माओं पर अध्ययन कर सकें।
वैभव भूतिया हवेली में रहने की तैयारी करने लगे। वो जानना चाहते थे कि क्या सच में भूत होते हैं, भूतों की कहानी क्या है, हवेली का रहस्य क्या है। इसके बाद वैभव दिल्ली से नासिक पहुंचा और अंत में टैक्सी लेकर नासिक की हवेली पहुंच चुका था, जिसके बारे में कई भूतिया कहानियां कही जाती थीं, जिसको लोग भूतों की हवेली भी कहा करते थे। वैभव ने भूतिया हवेली के नज़दीक होटल में रूम ले लिया। शाम होते ही वैभव आवश्यक सामान लेकर हवेली के बाहर आ जा पहुंचा। वैभव चुपचाप छुपते हुए हवेली का मुख्य दरवाजा खोलने लगे तो पता नहीं कहां से एक आदमी आ गया। अनजान आदमी ने पूछा, आप कौन हैं? इस वक्त इस हवेली में कोई नहीं जाता भाई। वैभव उस आदमी को देखा और सामान्य होते हुए उस आदमी से पूछा, हेलो, आप कौन हो? अनजान आदमी बोला, मैं हरीलाल, यहाँ पास ही मेरा घर है। मैं यहाँ से जा रहा था तभी आपको देखा और यहाँ आ गया, क्योंकि बाहरी लोग ही यहाँ आते हैं जिनको इस भूतिया हवेली के बारे में नहीं पता, वही आते हैं यहाँ पर ज़्यादातर। जो भी व्यक्ति इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में जानता है वो शाम और रात को इस हवेली के भीतर भी नहीं भटकता, इसके आसपास भी नहीं जाता कोई व्यक्ति। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैभव ने कहा ये सुनते ही, हाँ मैंने सुना तो है इस हवेली के बारे में, यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस हवेली में रुककर इसकी हकीकत लोगों को बता सकूँ। हरीलाल बोलता है, क्या मतलब है आपका? आप सब जानते हुए भी इस भूत बंगले में रुकोगे? इस हवेली में रुकना चाहते हो? ये बहुत बड़ी बात है, आपकी जान भी जा सकती है इसमें। वैभव कहता है, जी हाँ, आपने सही सुना, मैं रात में यहाँ रुकने वाला हूँ और मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। हरीलाल बोलता है कि आप मेरी बात मानो और अभी यहाँ से वापस लौट जाओ। इस भूतिया हवेली में जाने वाला कोई भी वापस लौट कर नहीं आता, और आपको तो इस हवेली की कहानी के बारे में पता भी है। हरीलाल की पूरी बात सुनकर वैभव बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको आत्माओं का अध्ययन करने के लिए ऐसे ही मौके की तलाश थी और वह मौका आज उसको मिल गया था। वैभव को खुश देखकर हरीलाल आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, इस भूतिया हवेली के बारे में सब पता होने के बावजूद भी तुम इतना खुश हो रहे हो, क्यों? वैभव कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ जो आत्माओं का अध्ययन करता है, और मैं यहाँ पर यही जानने के लिए आया हूँ इस भूतिया हवेली के बारे में कि ये कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। इस हवेली के बारे में जो भूतिया कहानियाँ बनाकर समाज में फैलाई गई है ना, मैं उसका सच आप सभी के सामने, जिससे बचने के लिए वैभव साइड हो जाता है और कुर्सी दीवार पर लगकर टूट कर बिखर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वैभव को किसी ने कुर्सी फेंक कर मारी हो। ये सब देखकर वैभव बहुत बुरी तरह डर गया। कुछ किया गया, अब मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। जैसे मुझे तड़पा कर मारा था, वैसा ही मैं सभी को तड़पा कर मार दूंगा। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही समय में वह भूत और भी भयानक हो गया, हवेली में चारों तरफ घूमने लगा। तभी वैभव के आगे कभी पीछे वैभव को बुरी तरह डराने लगा। तभी वैभव ने पुजारी जी द्वारा दिए गए अभिमंत्रित राख को जेब से निकाला और भूत के आसपास आने लगा। और जैसे ही भूत उसके पास आया, वैसे ही उसने उस काले साये के पास तुरंत वैभव ने अभिमंत्रित राख जो थी उसकी जेब में वो फूंक दी। अभिमंत्रित राख के गिरते ही भूत भयानक आग में जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अब उसकी आत्मा हवेली को छोड़कर अलौकिक दुनिया में जा चुकी थी। वैभव ने राहत की सांस ली और हवेली के सभी लाइटों को जलाकर वहीं ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर सो गया। दूसरे दिन जब वैभव की आंख खुली तो 7 बज चुके थे। उसके बाद वैभव ने अपना सामान उठाया और हवेली से बाहर आ गया। तभी हरीलाल गांव के कई लोगों के साथ हवेली के दरवाजे पर आता दिखाई दिया। वैभव को जिंदा देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। हरीलाल कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो? जो भी रात के समय इस हवेली में रुका वह कभी वापस नहीं आया। हरीलाल आगे कुछ बोलता उससे पहले वैभव ने हरीलाल की बात काटते हुए कहा, इस हवेली में अब कोई भूत नहीं है। जो भूत यहाँ था वह जा चुका है, अब उसे मुक्ति मिल गई है। हरीलाल जा चुका है, मुक्ति हो गई है, क्या मतलब? तब वैभव ने हरीलाल समेत सभी को भूतिया हवेली में बिताई रात की कहानी बताई और कहा
अब यह हवेली पूरी तरह सुरक्षित है। ये बात तब की है जब मैं अपनी कॉलेज की छुट्टियों पर अपने गांव में गया हुआ था। मेरे परिवार में कुल 6 लोग हैं। गांव में हमारे घर में मैं अपने दादाजी के साथ रहता था। गांव में रहने वाले लोग जल्दी ही जग जाते हैं और सुबह सुबह ही काम करने के लिए अपने खेतों की तरफ चले जाते हैं। मेरी दादी सुबह 5 बजे ही उठ जाया करती थी और वो मुझे भी उठा दिया करती थी, इसलिए मेरी रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत बन गई थी। मैं सुबह उठकर रोज़ाना व्यायाम करता था, उसके बाद मैं पढ़ाई करता था। एक दिन की बात है, जब मैं बहुत थक गया था तो मैं जल्दी सो गया था। रात के लगभग 3 बजे मेरी आँख खुली। आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था, तो मैंने सोचा कि अब जब मैं उठ ही गया हूँ तो क्यों ना पढ़ लिया जाए। पर पढ़ने से पहले कुछ व्यायाम कर लें तो ताकि सुस्ती भी उड़ जाएगी थोड़ी सी और पढ़ाई में मन भी ज़्यादा लगेगा। तो मैं अपनी छत पे चला गया और इधर उधर टहलने लगा। उस समय ठंड बहुत थी और कोहरा भी था। दूर दूर तक घोर सन्नाटा था। छत पर टहलते हुए मैंने देखा कि सामने वाले घर की छत पर एक आदमी, या यूं कहें कि एक साया खड़ा था। साया इसलिए क्योंकि कोहरे की वजह से वह साफ दिख नहीं रहा था। वह घर मेरे घर से कुछ 50 कदम की दूरी पर ही था। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि गांव में लोग जल्दी ही जग जाते हैं, इसलिए शायद यह भी मेरी ही तरह जल्दी जग गया होगा और अपनी छत पर टहल रहा होगा। तो मैं भी व्यायाम करने लग गया। व्यायाम करते हुए मैंने देखा कि वो आदमी, या यूं कहें कि वो साया, जैसे पहले था वैसे अब भी बस मेरी ही तरफ मुंह किए खड़ा था। मुझे अब थोड़ा अजीब लगने लगा। मैंने सोचा चलो उसे आवाज़ लगाई जाए। मैंने कहा, कैसे हो भाई? पर उधर से आवाज़ आना तो दूर की बात है, वो आदमी तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। मुझे उस पर अब बहुत गुस्सा आया और मैंने उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया और अपनी एक्सरसाइज करने लगा। तभी हवा में अचानक से ठंड पहले से और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने सोचा नीचे घर में जाया जाए। तो जैसे ही मैं अपने घर में जाने लगा, मैंने देखा कि उस आदमी का कद अचानक से बढ़ने लगा। उस आदमी को उस समय आदमी समझना सबसे बड़ी मूर्खता थी। वो धीरे धीरे एक घर जितना बड़ा हो गया था। उस समय मेरे पैर जैसे जम ही गए थे। उस समय मैं खुद को कोसने लगा कि मैं ऊपर आया ही क्यों, अब मैं नहीं बचने वाला। डर से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोली तो देखा वहां पर कोई भी नहीं था। मैं तेजी से नीचे आया और कंबल ओढ़कर सो गया। सुबह ये बात मैंने अपने घर वालों को बताई तो किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया सिवाय मेरी दादी के। उन्होंने कहा कि वो एक छलावा था और छलावा बहुत ही खतरनाक होते हैं। तेरी जान इसलिए बच गई क्योंकि तेरे गले में यह माता रानी का रक्षा कवच था। तब मुझे याद आया कि यह तो मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने गले में बांधा था। भगवान ने उस दिन मेरी जान बचा ली, वरना शायद मेरा ना जाने क्या होता।